डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज 29 अक्टूबर 2020 वर्कशीट नंबर 49 आपको मिली है और इसमें आपको एक नया चैप्टर शुरू करना है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। लेकिन उससे पहले आपको कोरोना के बारे में जानकारी देनी थी। कोरोना के बारे में आप सबको पता है कि आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। SMS, SMS का मतलब है, S मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग, M का मतलब यूज ऑफ मास्क एंड एस का मतलब यूज ऑफ सैनिटाइज़र। तो इन 3 बातों को आपने ध्यान में रखना है क्योंकि बीमारी अभी गई नहीं है। अब उसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें इवोल्यूशन जो पोर्शन है वो CBSE ने डिलीट कर दिया है। तो आपको हेरिडिटी पोर्शन डिटेल में करना है, इसको ध्यान से सुनना है आपने। तो सबसे पहले हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। यहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आगे जाना या माता पिता से उनके बच्चों में गुणों का जाना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी की डेफिनेशन आपको पहले क्वेश्चन में भी मिलेगी नीचे। तो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज आल्सो कॉल्ड हेरिडिटी। ये आपकी हेरिडिटी हो गई है। उसके बाद आता है आपका वेरिएशन, किसे बोलते हैं। तो वेरिएशन का मतलब है बदलाव। एक ही स्पीसीज के जितने भी जीव हैं उन सब में आपस में जो अंतर है, जैसे हम सभी मानव जाति के हैं, हम सब की स्पीसीज मनुष्य है, लेकिन हम सब आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ हमारे में आपस में अंतर है, हमारे करैक्टर एक दूसरे से भिन्न हैं, उसे हम भिन्नता या वेरिएशन बोलते हैं। और उसके बाद आपका टॉपिक है जीन का। जीन्स किसे बोलते हैं। तो जीन्स क्या होते हैं, जो हेरिडिटी की मेन यूनिट है, जो कि DNA का बना हुआ पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं जीन्स। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, ये एक सेल है, मान लीजिए ये सेल का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, ये ऐसे ऐसे धागे जैसे छोटे छोटे क्रोमोजोम्स होंगे। उन क्रोमोजोम्स के ऊपर क्या लगे रहते हैं, जीन्स। और जीन्स किस चीज़ के बने हैं, DNA के। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्या है, जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ DNA विच आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम। तो जीन्स DNA के बने हुए होते हैं और वो क्रोमोजोम के ऊपर स्थापित हैं। और क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर एक वर्ड है एलील। ह्यूमन हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन नोन एज एलील। हमारे पास हर तरह का जो जीन है वो पेयर की फॉर्म में है, क्योंकि एक जीन हमारे पास मदर से आया है और एक फादर से आया है। तो अगर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं हाइट का, अगर हम जीन की बात करें हाइट वाले की, तो हाइट वाला एक तो हमारे पास आया है मदर से और एक हमारे पास आया है फादर से। तो हमारे पास हर तरह के जीन्स का पेयर है, तो उस पेयर को ही हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक बात और लिखी है, दीज एलील्स ऑफ ए जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन एंड अन यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल। द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ ए पर्टिकुलर जीन आर नोन एज एलील। अच्छा, अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा कि क्रोमोजोम क्या होता है। हालांकि आपको मैंने आइडिया दे दिया है कि क्रोमोजोम एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है। क्रोमोजोम DNA और प्रोटीन के बने होते हैं और ये सेल डिवीजन में, हेरिडिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये भी आपकी एक डेफिनेशन आएगी नीचे। जैसे अभी मैंने बताई थी आपको, एक डेफिनेशन ये वाली करनी थी हेरिडिटी की, एक वेरिएशन की करनी थी, एक क्रोमोजोम की करनी थी। 3 डेफिनेशंस आपकी हो गई हैं। चौथी डेफिनेशन आपकी DNA की। व्हाट इज DNA? DNA is deoxyribose nucleic acid and it is hereditary material in the human and almost all organism। तो DNA क्या है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसी के कारण हमारे करैक्टर अगली जनरेशन में जाते हैं। और हमारी हर सेल के अंदर DNA लगभग एक जैसा पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी DNA माइटोकॉन्ड्रिया का अलग से भी पाया जाता है। तो ये सेल है, हमारी सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोजोम के रूप में, क्रोमोजोम के ऊपर हमारा DNA है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक पार्ट आपको 9th में बताया था, उसका अपना अलग से भी DNA होता है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, ट्रेट क्या होता है। देखिए ट्रेट, जिसको हम आज के दिन करैक्टर या गुण बोलते हैं, वो हमारे करैक्टर वास्तव में ट्रेट कहलाते हैं। तो पुराने समय में ट्रेट
किसको कहते थे, जिसे हम आज के दिन कैरेक्टर बोलते हैं। तो ट्रेट इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड ट्रेट कैन बी डिटरमाइंड। अच्छा, ट्रेट यानी कि जो हमारे कैरेक्टर हैं उनको कौन डिसाइड करता है, उन्हें जीन्स डिसाइड करते हैं हमारे। इसके अलावा हमारा इन्वायरमेंट उनको प्रभावित करता है, और हम यूं कहें कि इंटरेक्शन बिटवीन देम, कि जीन्स और इन्वायरमेंट उन सब का जो इंटरेक्शन है वही हमारे कैरेक्टर को प्रभावित करता है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो इस डायग्राम को देखिए, इसी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब इसको आप ध्यान से सुनिए, बड़ा इजी सा टॉपिक है कि जब बहुत सारी वेरिएशंस इकट्ठी हो जाती हैं हमारे अंदर, तब हमारे अंदर स्ट्रक्चर में बहुत से बदलाव हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो हम सब की जो बेसिक डिज़ाइनिंग है एक जैसी, हम सब के वही 2 कान हैं, आँख है, नाक है, जो भी है बेसिक स्ट्रक्चर्स हमारे सेम हैं, और वही अगली जनरेशन में आपको दिखते हैं। लेकिन 1 या 2 या 3 जनरेशन के बाद आपको आपस में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा, और वो डिफरेंस ही क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। और ये वेरिएशन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जीव हैं उनमें बहुत ही कम होता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो जीव है, मान लीजिए अमीबा है, उस अमीबा से 2 अमीबा बने हैं तो उसके अंदर ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई भी जीव बना है उसमें वेरिएशन की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो जीव हैं उनमें आपको ईजिली वेरिएशंस दिखाई देंगे, उनमें ज़्यादा बदलाव दिखाई देंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल आपस में कंबाइन करते हैं। और एक विशेष बात यह है कि जब वेरिएशंस किसी जीव में बढ़ जाती हैं, यानी कि हम आपको एक डायग्राम क्लियर करवाता हूँ, इसको देखिए आप यहाँ पर ध्यान से। ये डायग्राम देखिए, आपको इसमें वेरिएशन दिखाई देगा। ये एक ऑर्गेनिज्म था, इससे 2 बने, पहले में एक रेड कलर का एक्स्ट्रा पॉइंट बन गया, वेरिएशन है। दूसरे में एक हल्का सा हरे वाला बन गया, ये भी वेरिएशन है। अब इन दोनों में आपस में जब क्रॉस करवाए, इनसे जो बच्चे बने उनमें आपको और एक और कलर दिख रहा है, बीच में नया डेवलप हो गया। तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, तो ऐसे धीरे धीरे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आप जाओगे तो आपको बहुत से नए करेक्टर दिखाई देंगे। इसे ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। और ये वेरिएशन बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं उस स्पीसीज़ के लिए, या उस ऑर्गेनिज्म के लिए वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कहीं पर रेड कलर के ऑर्गेनिजम्स थे, या कोई कीड़ा है रेड कलर का और वो कहीं घास में रहता है, लेकिन उसमें धीरे धीरे वेरिएशन से उसका कलर ग्रीन हो गया। तो ग्रीन होने के बाद वो घास में कहाँ बैठा है किसी को भी दिखाई नहीं देगा, और वो वहाँ आसानी से अपना जीवन गुजार लेगा, क्योंकि उसको खाने वाले जो दूसरे पक्षी हैं उनको वो दिखाई नहीं देगा। तो वेरिएशन उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि डू ऑल द वेरिएशंस इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइविंग इन द इन्वायरमेंट। क्या उनको सभी को कोई भी वेरिएशन अगर किसी में आए तो क्या उसके ज़िंदा रहने के चांस हमेशा बढ़ जाते हैं? नहीं, हमेशा नहीं बढ़ते, कई बार उनसे उनको नुकसान भी हो सकता है। तो वेरिएशन से फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। और कई बार अब मान लीजिए हरे रंग के कोई कीड़े थे, उनमें वेरिएशन के कारण रेड कलर डेवलप हो गया, तो रेड कलर हो गया तो वो हरे घास में अलग से दिखने शुरू हो जाएंगे, तो वो वेरिएशन उनके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, और वो उनको पूरी तरह से धरती से समाप्त भी कर सकती है। तो वेरिएशंस जब बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं तो स्पीसीज़ में काफ़ी बदलाव आते हैं, और वो उनके लिए फ़ायदा भी कर सकते हैं और वो उनके लिए नुकसान भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर उनमें फ़ायदा हो तो उनकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि अगर रेड कलर के कीड़े हैं और उनका कलर ग्रीन हो गया वेरिएशन की वजह से, तो उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो जब कोई फ़ायदेमंद करेक्टर उनमें वेरिएशन से डेवलप हुआ है तो उनके सर्वाइवल के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर वेरिएशन से कोई ऐसा गुण डेवलप हो गया जो उनके लिए नुकसानदायक है, तो वो पूरी तरह से समाप्त भी हो सकती है स्पीसीज़, वो पूरी तरह से बिल्कुल सारे मर जाएंगे, और वहाँ पर उस स्पीसीज़ बिल्कुल कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। तो कहने का मतलब यही है कि उससे उनका फ़ायदा भी हो सकता है, बदलाव से उनका नुकसान भी हो सकता है। तो आज का टॉपिक यही था आपका। अब आप सारी डेफिनेशंस को देख लीजिए जो आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहला आपका हेरिडिटी की डेफिनेशन। तो हेरिडिटी की जो डेफिनेशन है भाई, ये आपको शुरू की 2 लाइनों में दे रखी है, आप इसको ईजिली कर सकते हो। पहली हेरिडिटी ये यहाँ पर दे रखी है, दूसरी वेरिएशन ये आपको यहाँ पर दे रखी है, तीसरी डीएनए की
ये आपको यहाँ पर दे रखी है सारी। चौथी क्रोमोसोम की, ये आपकी फोर्थ क्रोमोसोम की होगी। पांचवी आपकी ट्रेट की है, ये ट्रेट हो गया। नंबर 6 पे आपका जीन्स है, ये जीन्स हो गया। तो आपको 6 की 6 डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर कट दी हुई हैं, इसे आप जूम करके आराम से देख लेना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इफ ए ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है करेक्टर, गुण। पुराने समय में इसको ट्रेट बोलते थे। यदि एक ए नाम का ट्रेट है और वो 20% पॉपुलेशन में है, ठीक है, और वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी है, जबकि दूसरा एक और करेक्टर है बी नाम का, वो 60% पॉपुलेशन में पाया जाता है, तो कौन सा ट्रेट पहले बना था, कौन सा गुण पहले आया था? सीधी सी बात है, बी वाला गुण पहले आया था, क्योंकि अगर कोई गुण या ट्रेट ज़्यादा पॉपुलेशन में है तो जाहिर सी बात है कि वो पहले आया था, तभी तो ज़्यादा में आया है वो वाला करेक्टर। तो कोई भी करेक्टर, अगर मान लीजिए एक करेक्टर है वो 80% लोगों में है, तो इसका मतलब वो पहले अराइज हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी। तो आपका पूरा ये सॉल्व हो गया है, सारे मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। आपका ए नाम का जो हेरिडिटी वाला है वो आपका ये है, ए हेरिडिटी। बी आपका ये है वेरिएशन, वो यहाँ से आपने लिखना है। सी है आपका डीएनए, ये सी वाला डीएनए हो गया। डी वाला आपका ये क्रोमोसोम हो गया। ई वाला आपका ट्रेट हो गया, ये यहाँ पर है। और एफ पे आपका जीन है, वो यहाँ पर है। ठीक है बेटा, और सेकंड का आंसर मैंने बता ही दिया है। अब आपको इसको ईजिली कर सकते हो, और इसके लिए आप इसको ऐसे जूम करके आराम से इसे लिख लीजिए। तो यहाँ से आप इसे आराम से लिख के, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे जूम करके लिख सकते हो। और फिर भी अगर आप ना लिख पाओ तो आपके लिए इसके आंसर्स जो हैं, मैंने एक जगह पे अलग से भी आंसर लिखे हुए हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। कि आप यहाँ से भी लिख सकते हो, जैसे ये यहाँ से आप डेफिनेशन इसकी यूँ की यूँ जो आपके उसमें थी वहाँ से भी लिख सकते हो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ट्रेट बी इज लाइकली टू हैव अराइजन इजी अर्लियर बिकॉज इट्स परसेंटेज इज मोर। और ये जीन की डेफिनेशन हो गई आपकी, ये आपकी डीएनए की हो गई, ये आपकी क्रोमोसोम की हो गई। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। ये आपकी हेरिडिटी की होगी, ये आपकी वेरिएशन की हो गई, तो आप इन्हें कर सकते हो। तो इन्हें साथ साथ याद कर लेना। थैंक यू वेरी मच। इसमें एक शायद मिसिंग है, एलील वाली, तो वो आपको वहाँ से कर लेनी है।